अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू रहा, थोड़ी देर बाद हम हाजिर हुए। प्रोग्राम का टाइम 9 से 10 बजे होता है। करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे। मेरे साथ मौजूद हैं 3 बड़े ज़बरदस्त गेस्ट। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब जो कि एक्स लॉ भी रहे, सीनियर लॉयर हैं और एक्स सेनेटर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे गेस्ट आसिफ खान जुदून साहब, रावलपिंडी बार के सीनियर लॉयर हैं, और तीसरे गेस्ट गुलाम रसूल भट्टी साहब। करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। अगर कनेक्टिविटी के इशू पे आए तो काइंडली मादरत खां एडवांस। आज फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें कनेक्टिविटी का इशू रहा। मैं आज बात करना चाहूंगा जितनी भी सिचुएशन चलती रही और गुज़िश्ता दिनों की भी जो थी, पेट्रोल को बढ़ा दिया गया। पेट्रोल 333 रुपए प्लस की रेट्स पे इस वक्त मिल रहा है। इसके साथ साथ महंगाई, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाते ही सबसे अहम जो फुल बेंच की तश्कील का जो नोटिफिकेशन सामने आया, वो भी एक मामला है। इसके साथ साथ नैब तरमीम को उड़ा दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो उस बेंच का हिस्सा थे, उसकी मामले पे भी हम बात करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स। और साथ साथ जो मुल्क की करंट सिचुएशन है, करंट पॉलिटिक्स, इमरान खान साइफर केस, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के मामला, चौधरी परवेज लाई को आज 12 गिरफ्तार कर लिया गया। इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं शाह साहब की जानिब चलूंगा। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे मुल्क की इकॉनमी और मईशत का जो हाल हो चुका है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर काबीना और जो गुज़िश्ता मुल्क की जो हुकूमत रही, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुल्क कैसे संभलेगा? डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। नासर साहब, आपने तो फरमाया कि करंट इशू बाजार बिल्कुल यही है और बिल्कुल हकीकतन है। ये रियलिस्टिक अप्रोच है कि इस वक्त हमारे मुल्क की वाशी सूरत हाल जो है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उसके बारे में बड़े ड्रास्टिक डिसीजन जो है लेने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये एक आदमी की सूरत हो या लॉ एंड ऑर्डर की हो या कोई किसी चीज की भी हो, ये सारे ऑफ शूट है इस बात के कि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात जो है वो है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल जो इडियम्स है, पॉलिटिकल जो एबीसी है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर चूंकि अमल नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो उसके सारे के सारे असरात जो हैं वो कॉमन मैन की लाइफ पर भी पड़ रहे हैं, माशी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर भी पड़ रहे हैं और दीगर भी जो शोबे हैं उन पर डायरेक्ट असरअंदाज हो रहे हैं। इसलिए जहां बात लोग ये कहते हैं कि उनका व्यू है कि नहीं जी माशी हालात बड़े हैं, पहले इनको ठीक करें। जो मर्जी आप करें, ठीक जरूर करें, लेकिन सबसे पहले जो बहुत जरूरी अमल है इस मुल्क में वो है सियासी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि हर बंदा अपने दिमाग से या अपने जेब से को मंसूबा निकाल ले और कहे जनाब के मंद, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप सियासी सूरत हाल अपने मुल्क की ठीक कर लें तो मैं समझता हूं कि हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाकी मामला जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल मामला पे वहां पर दरवाजे बंद कर दें, आप कर्टन फेंक दें या उसकी तरफ तवज्जो ना दें, उसको अंधेरे में फेंक दें और फिर ये कहे जी कि माशी हालात जो हैं ये ठीक नहीं है या अखलाकी हालात ठीक नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक नहीं है, तो वो तो नहीं होंगे। क्योंकि जो एक हमारा सुपरा लॉ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एक मुतबर्रक किताब है हमारे सियासी मामलात में, हमारे ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। ये लंदन जहां से एंग्लो सेक्शन लॉ आया है हमारा, वहां पर तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, बगैर लिखे हुए। और पूरे मुल्क में अगर जरा कोई गैर आनी बात हो जाए तो मैं कोई किसी अदारे का कोई बैंक उसका चेक कैश नहीं करेगा। और यहाँ तो ये सूरत हाल है कि फ्री फॉर हाल है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है किसी की, बल्कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिशियन, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, वो इस चक्कर में लगी हुई हैं। एक और अभी देखें ना आप, पिछले 8-10 महीने से आपके दो बड़े सूबों का निजाम जो है वो गैर आईनी चल रहा है, आइन के मुताबिक नहीं चल रहा वो, तो शायद आपकी कहां से ठीक होगी। और अब थर्ड वफाकी सतह पर भी अब ये बात आ गई है
कि 90 डेज में इलेक्शन हो, नहीं हो, आगे हो, पीछे, ये क्या मजाक है। दुनिया हंस रही है हम पर कि ये क्या कौम है और ये क्या लोग हैं। तो इसलिए नासिर साहब, बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है कि अगर हमने या हमारी लीडरशिप जहां जहां भी बैठी हुई है, जिस रिश्तेदारों में भी है, वो अगर मुल्की मामलात के सियासी जो मामलात है वो ठीक नहीं करती और उसकी लाइन लेंथ ठीक नहीं करती, तो ये मुआशी दहशतगर्दी, मुआशी खौफ और टमाटर 400 रुपए किलो, ये सारी बातें तो होंगी। लोग चीखे मार रहे हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियां, मैं खुद आज चौथा दिन है मैं गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सका, बिल मैंने किस्तें करा के जमा कराए हैं, मैं अलवन कह रहा हूं आपको। तो ये इस तरह मामला तो नहीं चलेंगे। और वजह सिर्फ यही है कि हमने सियासी मामलात से अपने आईनी जो, आज देखिए बड़ी क्लियर, मैं बहुत क्रूड मिसाल आपको दे रहा हूं हमारे आइन में, और आप माशाल्लाह खुद लान होंगे कि एक फिक्रा लिखा हुआ है। आज जस्टिस साहब ने मसलन हलफ लिया, अभी आप फरमा रहे थे कि बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस, वो ऑफिस चाहे सदारती है, वजीर आजम है, वजीर आला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप ओथ नहीं लेते तो आप ऑफिस एंजॉय नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, इख्तियारात आपको नहीं मिलेगा। एक ही फिक्रा है, इसको अगर आप वायलेट करें या आप कहें मैं ओथ नहीं लेता, तो आप ओथ नहीं लेते तो अच्छा जी बैठे रहे, बेशक आपको आप नॉमिनेट हो गए हैं तो आप जब बाहर सड़े पे बैठे रहे, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे आप वो ओहदा जाय नहीं कर सकेंगे। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। तो इसलिए अगर किसी ने, अगर हमारी कौम में या हमारे अदारों में या हमारी लीडरशिप है जहां भी जिस अंदाज में भी है, अगर वो आंखें बंद कर ले तो इस तरह बात तो नहीं चलेगी। वो वाशी क्राइसिस और इखलाकी क्राइसिस, ऑर्डर का क्राइसिस करने पड़ेगी। और शाह साहब, मैं चलते दोबारा लौट के आपकी जानिब आऊंगा। आसिफ खान जदौन साहब भी हमें बड़ी देर से वेट कर रहे हैं और कनेक्टिविटी के इशू की वजह से तमाम गेस्ट से माजरत ख्वाह हूं। आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब के हवाले से जानना चाहूंगा, आप लोगों की उनसे मोहब्बत भी बहुत है, मैं ये जानना चाहूंगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल और साइफर केस में उन दोनों की जमानतों का खारिज हो जाना शाह महमूद, लेकिन एक बड़ा अहम शख्स जो आपके हल्के में मौजूद हैं, शेख रशीद के बारे में कहा जाता है साबिक वज़ीर दाखिला भी इसमें मुलविस हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके मुतालिक मैं आपको रिसेंट अपडेट कर दूं कि आज अभी जस्ट नाउ शेख रशीद साहब को और उनके दोनों भतीजों को, जो एक्स MNA है राशिद शफीक और एक मेरे ख्याल शाकिर शफीक साहब को, अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है इसी साइफर केस में भी और प्लस कुछ और केसेस हैं उनमें भी। तो उनके मुतलका तो डेफिनेटली गिरफ्तारी होनी थी, हो भी गई है। आसिफ साहब, वज़ीर दाखिला जो साबिक वज़ीर दाखिला, आप शेख रशीद की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की बात समझते हैं, क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरह ये भी लंबा अरसा जेल काटेंगे? ये क्या खान साहब के पार्टनर की तौर पे रहेंगे? कैसा आप देख रहे हैं इस फॉर्म? जो जो कैबिनेट में शामिल थे उन सब लोगों को मेरे ख्याल से, तो अगर ये जिस तरह केस चलाया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट ये सब लोग इसमें ट्रायल तो इनको फेस करना पड़ेगा। बाकी तो लंबा अरसा या शॉर्ट अरसा कोर्ट से डिसाइड करना है कि कोर्ट उसको बेल देती है या नहीं ग्रांट करती। डेफिनेटली नीचे ट्रायल कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट की है, तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद उन्होंने फाइल आज कर दी होगी, कल मेरे ख्याल कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर वहाँ पे भी ना हुई तो बेल का स्कोप तो आपको पता है कि आफ्टर अरेस्ट का, तो बाकी देखें कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं, यानी बेल देती हैं नहीं देती है। अब डेफिनेटली जब तक उसके पूरे कंटेंट्स हम नहीं पढ़ लेते या पूरा उसका चालान नहीं देख लेते, बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर उस पर कोई राय देना, शाह साहब सीनियर हमारे बैठे हैं, आप भी भाई हैं, तो मेरा ख्याल है बिफोर दैट उस पर कोई राय नहीं हम उस तरह नहीं कर सकते बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर। तो अदरवाइज अभी तो हमने उसकी यानी सिर्फ FIR ही देखी है, आफ्टर दैट तो कुछ भी ऐसी चीज़ अभी तक यानी क्या एविडेंस है क्या है, बाकी तो सब यानी TV टिकर्स हैं, ये सारी खबरें हैं। तो देखिए आगे कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं।
अच्छा शाह साहब, आप बात कर रहे थे जो भी आज मामलात हुए, शाह साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दूरी भी इख्तियार की गई और इसरार शाह साहब को भी ऐसे ही मैंने देखा। शाह साहब क्या देखते हैं अपने इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से? क्या इमरान खान आपको इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं? और दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ सकेगी? पर क्लियर है। और जो पहले मैंने आपके सवाल में जो मैंने जवाब दिए हैं ऑलमोस्ट वो बात भी हिडन है, इसलिए आपके सवाल में, लेकिन अब आपने सवाल भी खुल कराया तो इसका जवाब भी खुलकर मैं दूंगा कि दरअसल जहां तक इमरान खान साहब का तलक है और उनके फ्यूचर का या सियासत का, वो बड़ी मुझे बतौर सियासी कारकुन है बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है सबसे पे। लेकिन मैं जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि अगर आपका हारा अभी शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे, जदून साहब, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। मतलब आजकल तो बच्चे बच्चे को पता हो गया है एक एक, ये आपका जो ये एक साइंस की जो ये इजाद है नहीं, ये आपका सोशल मीडिया, ये इसने तो बच्चे बच्चे को बता दिया है कि पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारे क्या कर रहे हैं। ये कोई बात छुपी ढकी छुपी नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। अगर आप कानून को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो नजर आ जाएगा, और नजर आता है लोगों को, ये बात नहीं कि नहीं नजर आता। आज एक एक बच्चा बच्चा ये कहता है जी कि मुल्क में इंतखाबात इसलिए नहीं हो रहे और इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी जो है वो 87 89 तक पहुंच चुकी है, परसेंट तक। तो ये बात तो नहीं है कोई, भाई अगर है तो उससे आप इसके प्रधान में करें, मुकाबला करें उनका। लेकिन ये जो बात पाकिस्तान के सियासतदान को ये आदत पड़ गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लाकर ताश लाकर लगाकर हम सियासत करेंगे, तो शायद वो अपनी सियासत क्या कर लें या ना करें, लेकिन मुल्क का वो पट्टा बना देते हैं। इस तरीके से चलती आपको साढ़े लेंथ की पॉलिटिक्स ये कभी सुना? ठीक है, ये समाज पर नाम ले रहे हैं, ले रहा हूँ, वो चूंकि कौम का लीडर है और मैं भी एक रुकन हूँ 4 आने का पीटीआई का, तो ये इमरान खान का नाम नहीं लेंगे जी। और आज पाकिस्तान के सारे मीडिया के बड़े बड़े जो टेलीविजन है वो नाम तक नहीं लेते। ये ये मजाक नहीं, कौम के साथ तो क्या है, आपको भी खत्म हो सकते हैं। ये हैं जो वो बड़ी शार्ट कर पाते हैं, उठ पाते हैं, देख की आवाज फिर दुनिया बड़ी मायूस की बात कर रही है आपको, कर क्या रही है? तो अगर यही करते रहे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और अगर हमें सबक नहीं सीखेंगे या विजडम प्रिवेल नहीं करेगी हमारे फैसलों पर, तो उसके जो है वो भयानक होंगे, बहुत ही भयानक होंगे। एक बात भट्टी साहब मैं सारी भट्टी साहब मैं जी जी आप भट्टी साहब आप हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या देख रहे हैं, आज के दिन की क्या क्या करंट अफेयर्स पे मामलात रहे, हम चाहेंगे कि आपसे जाने और आपसे सुने। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त दिया। और मैं आगाज जो है वो दो चीजों से करूंगा। नासिर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो कौम है, हमारी जो ये थोड़ी सी इसकी यादाश्त कमजोर है, तो मैं जरा थोड़ी सा उसको रिवाइज कर दूं और मैं थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने जरा रख दूं, और हमें काफी नाजरीन जो है वो देख रहे होंगे, उनकी याद दहानी के लिए कि आज से 1.5 साल पहले और 1.5 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं। दो चार चीजें ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जो एक कीड़ा जो है वो किसी को तंग किया था गवर्नमेंट चेंज करने का, और उसके नतीजे में हुआ क्या है। नासिर अजीम साहब, आज से 1.5 साल पहले जो डीजल है उसकी प्राइस 145 रुपए थी, जो कि आज 329-30 के करीब चली गई है। और जो पेट्रोल था वो 1.5 साल पहले जो है वो 150 रुपए लीटर था और 332 रुपए पे आज चला गया है।
और जो डॉलर है वो 178 रुपए था 1.5 साल पहले, जो कि 295 रुपए के ऊपर इस वक्त है। और अगर डंडा ना हो तो ये जो डंडा ऑपरेशन चल रहा है, अगर ये ना हो तो ये कोई कह लें कि 350 भी क्रॉस कर जाए। दूसरा नासिर अजीम साहब, एक और सर्वे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे ये जरा आपने ध्यान से कि जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, ये जो सर्वे है आपने सुनना है कि कितने फीसद लोग जो है वो समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो गलत समत की जानिब जा रहा है। उनकी तादाद सुन के जो है वो आप कह लें कि हैरान होंगे और परेशान भी होंगे कि इस वक्त 98%, 98% पीपल जो है वो ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो गलत समत की तरफ जा रहा है, और 2% लोग समझते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो सही समत में जा रहा है। और वो 2% लोग वो हैं जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं, माफिया है। वो 2% सिर्फ समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो तीसरी चीज नासिर अजीम साहब, आज ताजा तरीन पे आ जाते हैं, खबरें तो ये भी ताजा तरीन थी जो मैंने आपको दी, वो ये है कि 75 साल के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं कि आज नून लीग का जानब से रद्दअमल आया है। जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब ने हलफ उठाया उसके बाद क्या रद्दअमल आया जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा। वो कहते हैं कि उम्मीद है इंसाफ की वापसी होगी। मतलब 75 साल के बाद हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, उम्मीद अभी लगाई जा रही है कि इंसाफ आएगा। इस वक्त इंसाफ कायम हो जाना चाहिए था। और दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम के ऊपर शाह साहब ने बात की कि जो हमारा इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है और वो 75 साल के बाद मतलब हम वहीं पे खड़े हैं, और जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है वो कहाँ चला गया है, वो डिले कर रहा है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, और वो चांद पे पहुंच चुका है और वो अगले लेवल की बातें कर रहा है। और हम कहाँ फंसे हुए हैं कि उम्मीद है कि इंसाफ की वापसी होगी। और दूसरी जानिब नासिर अजीम साहब, एक और चीज, तारीखी चीज आपने सुननी है कि 75 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो हलफ उठाता है, तो हम इस चीज की बहस में पड़े हुए हैं कि ये वाला जो चीफ जस्टिस है इसका ताल्लुक नून लीग से है, वो जो चीफ जस्टिस चला गया है उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, उसका जो झुकाव है तहरीक इंसाफ की जानिब था। अब जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं ये जो है वो जनाब मेरी इनका ताल्लुक नून लीग से, ये बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं कि एक चीफ जस्टिस साहब की हलफ बर्दारी होती है और वो हलफ उठाते हैं, तो अभी हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि एक जानब इंसाफ आएगा, दूसरी जानब उसको कह लें कि हमारे, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है, अदलिया है, वो इस वक्त मुतनाज़ हो चुकी है। तो कैसे लोग इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं या कैसे वो इंसाफ की तवक्को लगा सकते हैं जब हमारे आला अदलिया का, हमारा चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस रोता हुआ जाए और वो अपने किस मुल्क में हम रहते हैं जिसका साबिक चीफ जस्टिस एक फैसला देता है और उसके ऊपर अपना जो है वो अमल दरामद नहीं करवा पाता। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। और दूसरी जानिब अभी अभी हमारे दोस्त ने भी बताया, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी होती है उनके 2 भतीजों के साथ, और जो वकील है नईम हैदर पंजोता साहब, वो ट्वीट करते हैं कि शेख रशीद साहब किसी केस में भी इस वक्त मतलूब नहीं थे। जितने भी केसेस हैं उन तमाम में उनकी जमानत थी, लेकिन उनको उठा लिया गया। असल मसला क्या है कि वो इमरान खान का साथी है, उसको सबक सिखाना है। वो क्यों इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हो गया, हमारी आवाज पे लब्बैक क्यों नहीं कहा, जैसे हम पहले कहते थे उस तरह क्यों नहीं किया। तो अभी भी वही चीजें नासिर अजीम साहब चल रही हैं, और उसको अभी तक ये नहीं पता किस केस में उठाया गया और उसको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया गया है। ये किस कंट्री में हम रह रहे हैं, किस मुल्क में हम रह रहे हैं कि एक शख्स को उठाया जाता है और उसका पता नहीं चलता, बाद में कोई केस बनाएंगे, केस बना के उसके ऊपर डालेंगे और फिर जनाब उसको निकाल के लेके आएंगे। दूसरी जानिब आज डिस्कस क्या किया जा रहा है नासिर अजीम साहब, आज जो है हमारे जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो जब हलफ लेते हैं तो वो अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करते हैं, तो पूरा सोशल मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। और आप अंदाजा लगाएं, आप खुद जो हम ओथ लेते हैं या जो हम वादा करते हैं अपनी सीट संभालने से पहले, और मैं हैरान था कि उसमें वो कह रहे थे कि पर्सनल इंटरेस्ट जो है डेफिनेटली उसको आपने हाईली होने देना होता है, जो कि आपने इंसाफ करना होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह तवक्को की जा सकती है कि जो शख्स अपनी बेगम को पास खड़े करके
हलफ उठाता है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो फैसलों के ऊपर जो है वो हावी नहीं होगा या हाइल नहीं होगा या उसकी मुदाखलत नहीं होगी। और दूसरी जानिब इस वक्त नासिर अजीम साहब हमारी कौम भी थोड़ी सी बेहिस्सत 26 रुपया पेट्रोल बढ़ा है, और उससे पहले आपको पता है कि उस वक्त भी पेट्रोल बढ़ा तो हमारी जो आवाम है वो बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो तमाशा देखते हैं, या वो कह लें मैं मेरे कजन के साथ डिस्कशन हो रही थी कि ये वो इस कौम का वो हाल हो गया है कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल करके साथ जूते मारना शुरू कर देना पेट्रोल पंप पे, तो ये फोन करेंगे, सिफारिश करवाएंगे कि यार जरा बंदे बढ़ा दें यहाँ पे, जो जूते मारने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ा दें, हमें देर हो जाती है। ये इस तरह की हमारी जो है वो कौम इस वक्त बन चुकी है। तो इस वक्त नासिर अजीम साहब यही है, जैसे आपने कहा कि अब दूसरी जानिब मैं थोड़ी सी चीजें और रख दूं कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने हलफ उठाया है, उनके जो है वो 2-3 बड़ी अहम चीजें, अब उनका जो इम्तिहान है वो शुरू हुआ है। जैसे सुमरता बंदयाल का तो इम्तिहान खत्म हो गया ना, वो सबने देख लिया, लेकिन काजी जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, इनका ये इम्तिहान शुरू हुआ है। जैसे मैंने बात की, एक तो इन्होंने जो हमारी अदलिया इस वक्त तकसीम है उसको ये मुत्हिद कर पाते हैं, वो जो एक तकसीम का एलिमेंट है उसको ये खत्म कर पाते हैं, और जो इस वक्त जो अदम एतमाद अदलिया के ऊपर बना हुआ है क्या उसको ये बहाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और दूसरा जिसको आज सबसे ज्यादा जेर बहस लाया गया उनकी अहलिया को लेकर के भी, वो जो इनके खिलाफ, इनकी अहलिया के खिलाफ रेफरेंस आया था। मैं आपके यहाँ वोट करता हूँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आसिफ खान जदून साहब की जानिब जाना चाहूँगा, माहिर कानून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। आसिफ साहब, आपकी एक मलिका हल्के के एक लीडर हनीफ अब्बासी ने कल एक स्टेटमेंट जारी की थी भुट्टो साहब के हवाले से, और आज उन्होंने माफी मांग ली। ये क्या तरीकाकार कहते हैं, फिर अपनी बात से बैक ऑफ करते हैं, ये प्रेशर कहाँ से आते हैं और ये वजूहात क्या हैं? प्रेशर उनको उनकी से आया होगा, क्योंकि उतना उसका ना लेवल है ना उसका स्टैंडर्ड है। यानी एक आम सा केमिस्ट था बोर्ड बाजार में, शाह साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ से शबाब मिली और शबाब मिली से जमात इस्लामी एंटी शेख रशीद, तो वहाँ से फिर करते कराते वो नून लीग में एंटर हो गए। तो उसको तो खैर उसने माफ़ी मांगनी थी। बाकी मेरे भाई भट्टी साहब ने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है कि चीफ जस्टिस साहब रोते हुए गए हैं, रोते हुए नहीं गए, उनका साथ मुंह भी काला करके भेजना चाहिए था कि जो वो ट्रकों वाला चीफ जस्टिस गया है, जो कुछ इसने अदलिया के साथ किया है, जो यानी इसने अदलिया के साथ किया है, ये पिछली 75 साल में ना कोई कर सका है और ना आइंदा कोई करेगा। यानी शाह साहब भी एक्नॉलेज करेंगे इस चीज को कि जो उसने एक फेवरेट एक 3 रुकनी बेंच बनाया हुआ था, फुल कोर्ट बन गई है, सुबह उसने फुल कोर्ट बिठा दी है। इन्होंने उसकी वाइफ के ऊपर ऑब्जेक्ट किया है, भाई उसकी वाइफ वो ट्रकों वाली नहीं है मुजाहिर नकवी की तरह के जिसके ट्रक आएंगे नोटों के, उसने पैसे खाने हैं। उसे स्ट्रेट अवे फुल कोर्ट बना दी है, जितने अवेलेबल जजेस हैं सब बैठेंगे और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत उसको सुबह उन्होंने स्टे ऑर्डर को या उस केस को डिसाइड कर देना है, जिसकी वजह से पिछले 4 महीने से पूरी जुडिशरी स्टक बैठी है। तो ये बंदयाल साहब ने उसके ऊपर यानी फुल कोर्ट, अपनी उनकी सास का मामला आया उसके ऊपर वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। शाह साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि जहां पे पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, शाह साहब हमारे सामने पेश होते रहे हैं, इनको पीछे खड़े होकर हम सुनते रहे हमेशा। ये नहीं हमारे बुजुर्ग हैं, पिंडी बार से भी हैं, इस्लामाबाद बार पिंडी बार पहले कट्टी थी तो माशाल्लाह शाह साहब रेगुलर पेश होते थे। जहां पे ये नहीं जज का सिर्फ नाम आ जाए कि आपका किसी के साथ कोई लिंक है, जज वही फाइल रख के कहता था कि मैं रेफरेंस भिजवा रहा हूँ चीफ साहब को, नए बेंच में इस केस को लगा दे, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। यहाँ तो ऐसी अड़दर्मी थी कि मैंने ही सुनना है, मैंने ही डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने किसी एक शख्स को, किसी एक पार्टी को फायदा देना है, तो मैंने उसके लिए वो डिसाइड करना ही करना है। भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली, पेट्रोल इतने का था, डीजल इतने का था। इनसे पूछें जब प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया है 2018 में, उस वक्त पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था। जब नवाज शरीफ को आपने 16 में पनामा में और अकामा में जब निकाला है तो उस वक्त पेट्रोल कितने का था, उस वक्त डॉलर डीजल कितने का था। तो ना तो इन चीज़ों से ये नहीं, अभी मैं शाह साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, पीटीआई को भी
एक बिल्कुल इक्वल ग्राउंड देना चाहिए, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ओपन आप करें कि इलेक्शन लड़े। अवाम जिसको इलेक्ट करती है उसको आप गवर्नमेंट दे, उसको बोले भाई इस मुल्क को आप ठीक कर लो। ये नहीं है, जितना भी हमारा अभी इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, ये बात हुई है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे ये इश्यूज कभी भी हल नहीं हो सकते। तो सबसे जो यानी बेस्ट हाल है वो तो यही है कि कोई भी सियासी गवर्नमेंट आए, कोई भी नून आए, पीटीआई आए, पीपी आए, कोई भी आ जाए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आए, सिलेक्ट होके ना आए, इलेक्ट होके आए। जैसे 2018 में इमरान खान साहब को उन्होंने सिलेक्ट करके भेजा, लेकिन अभी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी है, एंटी आर्मी भी है, सब कुछ है। लेकिन चले अगर उन्होंने कुछ सीख लिया है तो अच्छी बात है, हम उसको भी एक्नॉलेज करते हैं कि मियाँ साहब ने भी ऐसे ही सीखा था, वो भी उन्हीं के थ्रू आए थे। तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे कि नहीं जी ये आप गलत करते हैं, जो पिक एंड चूज करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देते। तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जरूर होने चाहिए और जल्दी ही होने चाहिए। विद इन 90 डेज का टाइम है, सदर साहब ने अनाउंस किया है, तो उसको इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि विद इन 90 डेज में करें। और मैं एक बात आपको गारंटी करता हूं कि फायद ईसा साहब आए हैं, जो लोग बड़ा इजी उनको ले रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। अगर वो 90 डेज में अड़ेंगे तो वो 90 डेज में इलेक्शन करवा के देंगे। ये नहीं होगा कि वो किसी की डिक्टेशन पे इतना स्मूथली चलेंगे। जैसे अताब बंदयाल साहब को ये नहीं कुछ भी कहा जाता था, मैसेज कहीं से आ गया तो उन्होंने वही करना है कि जो उनको बताया गया है। फायद ईसा साहब के बारे में शाह साहब भी रोशनी डालेंगे कि वो इस किस्म का इंसान नहीं है कि वो किसी की डिक्टेशन पे कंप्लीटली चलेगा। मेरा तो ख्याल है कि बड़ा जो उसको वेलकम अभी कर रहे हैं नून वाले, पीपी वाले या कोई और वेलकम कर रहा है, वो भी बड़ी उनको हार्ड टाइम और हार्ड लाइन मिलेगी। ये आप देख लीजिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, 2-4-6 महीने में आप ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ फिर भी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने इदारे को देखें। जो बंदयाल साहब के काम करने के नहीं है वो करते रहे हैं, उन्होंने अपने इदारे को नहीं देखा। आप लोअर जुडिशरी को नहीं देखते कि वहां पे कितनी करप्शन है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं देखते, आप हाई कोर्ट पे कोई नहीं देखते कि इंडक्शंस कैसी होती हैं। अताब बंदयाल की इंडक्शन कैसी हुई है, फायद ईसा की इंडक्शन कैसी हुई है, बाकी जजेस की इंडक्शंस कैसी होती हैं। सारा फेवरेटिज्म चलता है, सब फेवरेटिज्म पे इंडक्शंस होती हैं। जिस किसी का कोई जज ऊपर बैठा हुआ है उसने उसकी कॉम्पिटेंस को नहीं देखना, उसने देखना है कि ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे चैम्बर का है। बंदयाल साहब अपने चैम्बर करके बंदे जाते हैं। इसी तरह यानी अभी वो पौधा लगा गए आयशा मलिक का, बल्कि शाह साहब तो इन केसों में वकील भी रहे हैं, जो उन्होंने सुपरसीड करके जज लगाए, यानी 6 नंबर से 7वें नंबर से उन्होंने जजेस उठा के उधर से सिंध से उठा के 6 7वें से, जो एक सीनियरिटी का एक रूल है उसके तहत यानी इंडक्शन होनी चाहिए। और जो नए जज इंडक्ट करते हैं उसको अब पैटर्न चेंज होना चाहिए, यानी उनका कोई ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि सारे पॉलिटिकल लोग हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि एक चट्टा साहब अभी एलिवेट हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो ही वाज कैंडिडेट फॉर एमएनए इन 2018 ऑन पीटीआई टिकट। अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेडी जज बैठी हैं पीटीआई की, यानी सिटिंग ओहदेदार थी, उनको इन्होंने प्रोमोट किया, उनको उन्होंने इंडक्शंस करवाई गई। अब शाह साहब को बेहतर पता है कि कितने कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हुए हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कितने लाहौर हाई कोर्ट में और कितने सुप्रीम कोर्ट में। बेहतर मुस्कुरा भी रहे शाह साहब माजरत के साथ, लेकिन वो भी मजीद रोशनी शाह साहब डालेंगे कि हमारी इंडक्शंस जो है टोटली पॉलिटिकल बेस्ड होती हैं, टोटली फेवरेटिज्म पे होती हैं। कोई आप कह दें कि मेरिट पे इन्होंने एक बंदा रखा हुआ, एक इस्लामाबाद से चौधरी अजीज साहब को उठा के शुक्र है मेरिट पर रखा है, यहाँ फौजदारी कुछ सुकून हुआ है पिंडी में। तो अदरवाइज आप देख लें मोहसिन ज्ञानी साहब कौन है, वो पीटीआई के बड़े अच्छे हैं। अब हमारे आमिर फारूक साहब हैं, उनका भी बैकग्राउंड बैंकिंग का है, लेकिन वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखते हैं। एक बाबर सतार साहब कुछ चले बेहतर हैं, जंगीरी साहब ने कुछ काम किया हुआ है। तो इसी तरह यानी सारी इन इंडक्शंस को आप देखें ना कि जब आप इनको भर्ती करते हैं, जब आप इनको तैनात करते हैं, आप उस वक्त देखा करें कि किस पार्ट क्या इनका बैकग्राउंड है, इनका पीछे प्रैक्टिस कितनी है, किस चैम्बर से बिलोंग करते हैं, फिर एक कोई क्राइटेरिया इनको बनाना चाहिए। यहाँ तो टोटल इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है कि सिर्फ उसने रिकमेंड करना है, चीफ जस्टिस पंजाब जो है उसने रिकमेंड करना है। एक जज आपका हाई कोर्ट में कोई और बैठा हुआ है तो आपकी इंडक्शन हो जानी है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो मेरा तो यही व्यू है, बाकी शाह साहब इस पे मजीद रोशनी डालेंगे। नासिर भाई मेरे ख्याल ऑफलाइन हो गए हैं।